चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, हम अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमने अभी तक लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी सिल्क वर्म की, कि कैसे सिल्क के मौत होती है, वो एग्स देती है, एग्स से कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में और अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन होता है और उनसे फिर कैसे सिल्क थ्रेड प्राप्त होता है। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads। ठीक है, क्या है कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क मॉथ्स को पाला जाता है, फिर उनसे कोकून्स प्राप्त किए जाते हैं और उन कोकून्स से सिल्क थ्रेड्स को कलेक्ट किया जाता है। नाउ क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क पालन पोषण करना। ठीक है, तो कैसे पालेंगे, रियरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बेटा आप फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में कम से कम फीमेल मॉथ होती है, वो कितने अंडे देती है, 100 के आसपास अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। एग को इकट्ठा कर लिया जाता है केयरफुली। कहाँ इकट्ठा करा जाता है, किसी कपड़े के स्ट्रिप पे या साफ से पेपर पे इकट्ठा करके उन्हें सिल्क वर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। ये देखिए डायग्राम में दिखा है, फीमेल सिल्क वर्म मॉथ विद एग्स, ये एग्स के साथ इतने सारे हैं। अब क्या होता है कि जो सिल्क फार्मर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो एग्स को सिल्क फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, वो उसे हाइजीनिक कंडीशंस में रखेंगे एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसके साथ साथ एक निश्चित टेम्परेचर पे भी रखेंगे, सूटेबल और ह्यूमिडिटी भी निश्चित होनी चाहिए। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उसके बाद क्या होता है कि एक सूटेबल टेम्परेचर, एग्स को मतलब गर्म रखने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर को निश्चित कर दिया जाता है, जिससे कि एग्स में से क्या निकले, लार्वा निकल जाते हैं। दिस इज डन, ये कब करा जाता है, व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब मलबरी ट्रीज पर एक फ्रेश लीव्स होती है, फसल पूरी क्या होती है, फ्रेश लीव्स की होती है, सॉफ्ट लीव्स की होती है, जिससे कि सिल्कवर्म का वो खाना होता है, जिससे वो खाते हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। अच्छा बच्चों, जो सिल्कवर्म का लार्वा होता है उसे कैटरपिलर कहा जाता है। तो जब एग्स हैच हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं, सिल्कवर्म्स भी कह सकते हैं उनको। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज, मतलब अनियमित रूप से वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं, दिन रात खाना खा खा के। तो क्या होगा बेटा, जो कैटरपिलर लार्वा है वो दिन रात मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं और अपना साइज अनियमित रूप से इंक्रीज करते रहते हैं। ये देखिए मलबरी ट्री दिखाया है, इसकी फ्रेश क्रॉप है, एकदम हरी हरी पत्तियां। इन हरी हरी पत्तियों को क्या है, मलबरी की जो लीव्स होती है उनको कैटरपिलर लार्वा अपने फूड के रूप में यूज में लेते हैं। अब ये देखिए अनियमित रूप से खा के इनका कितना साइज इंक्रीज हो जाता है कैटरपिलर लार्वास का। उसके बाद ही अपने चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं और कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए इसके बाद क्या है, आगे स्टडी करने से पहले डिस्कवरी ऑफ सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई बच्चों, इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता ना कुछ पता। तो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, ये बिल्कुल जानकारी में नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड के हिसाब से क्या कहते हैं कि है ना, बहुत समय पहले क्या हुआ था, बहुत समय पहले कि एक्सीडेंटली इसकी खोज होनी थी जो हो गई। बहुत समय पहले क्या कह रहे हैं, द एम्प्रेस शी ल्योंगची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर युआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। जो वहां का राजा था जिसका नाम क्या था एम्परर का, युआंग टी, उसने क्या रानी जो थी वहां की उससे पूछा, रानी का नाम था शी ल्योंगची, उससे पूछा कि भाई जो उनके गार्डन के अंदर मलबरी ट्रीज है उसकी पत्तियां इतनी डैमेज क्यों हो रही है, इसका कारण का पता लगाया जाए। तो द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। उस एम्परर ने क्या फाउंड, एम्प्रेस ने, रानी ने क्या पाया कि जो व्हाइट कलर के कीड़े हैं वो है तो वो मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। उसने ये भी नोटिस करा कि वो अपने चारों ओर एक शाइनी चमकीला सा कोकून बुन रहे हैं। तो क्या, तब तक उनको पता नहीं था कि ये सिल्क फाइबर या सिल्क है। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, आ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, जो एक कोकून था वो उनके
चाय के कप में गिर गया एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और एक उलझा हुआ मतलब नाजुक से धागे का जो स्ट्रक्चर था वो कोकून से सेपरेट होके कहाँ आ गया, उसके चाय के कप में। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना। अब इस तरह से क्या हुआ, बाद में उसकी आगे जब उसको देखा गया तब पता चला कि वो सिल्क है, तो इस तरह से चाइना में सिल्क की इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स। उस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब 100 सालों तक चाइना ने किसी को बताया नहीं, अपनी कंट्री के अंदर ही वो इसको बिल्कुल कैप्ट करके रखा एक सीक्रेट के जैसे। उसके बाद लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू द अदर कंट्रीज। जो ट्रेडर्स थे और जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने सिल्क के जो इस कपड़े को या सिल्क को बाहर दूसरी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करा। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जो रूट उन्होंने ट्रेवल करा, जिस रूट से घूम घूम के सिल्क आया, उसको क्या कहते हैं, अभी सिल्क रूट कहते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कि लार्वा ओवर ईटिंग करके साइज में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। उसके बाद बच्चों लार्वा को एकदम साफ सुथरी बैम्बू ट्रीज की जो बनी हुई बैम्बू की बनी हुई जो ट्रेस होती है उनमें रख दिया जाता है। किसके साथ, कि खाना भी रख देते हैं उसके साथ में। फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, उसके साथ फ्रेशली कटी हुई मलबरी लीव्स को रख दिया जाता है उन ट्रेस के अंदर। आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन तक वो खूब खाना खाते रहते, उसके बाद क्या करते, खाना रोक देते हैं, स्टॉप ईटिंग एंड मूव्स टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। और बच्चों उन ट्रेस के अंदर वो क्या करते हैं, टाइनी टाइनी छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, उसके अंदर मूव कर जाते चले जाते हैं। वहां जाके वो कोकून्स का स्पिन करना, कोकून को बुनना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि फिगर 3.10 में अभी दिखाया था। डी जो डायग्राम था जिसमें कोकून दिख रहे थे। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच। उसके बाद उन स्मॉल ट्रेस के अंदर छोटे छोटे स्मॉल रैक्स या ट्विंग्स तिनके रख दिए जाते हैं जो कि कोकून्स को अटैच करने के लिए प्रोवाइड करे जाते। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स spins the cocoon inside which develops the silk moth। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर जो होता है वो अपने चारों तरफ अपने कोकून को बुनता रहता है, जो कि सिल्क सिल्क मॉथ को क्या होता है अंदर ही अंदर डेवलप करता है। मतलब कैटरपिलर जो होता है वो या जो सिल्क वर्म है वो एक कोकून को स्पिन करता जाता है अपने चारों तरफ, और उसमें क्या होता है, सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट हो जाता है। अब है प्रोसेसिंग सिल्क। अब कैसे करते हैं भाई सिल्क की प्रोसेसिंग। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। पाइल ऑफ कोकून्स मीन्स कोकून्स का झुंड, उसको क्या करा जाता है, यूज करा जाता है सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए। तो क्या कह रहा है ये कि द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। मतलब 3-4 तरीकों से उन कोकून्स को क्या करेंगे, या तो सनलाइट में रख देंगे जिससे तेज धूप के अंदर, और या फिर बॉइल्ड और एक्सपोज कर देंगे, या तो उबाल देंगे या स्टीम के अंदर उनको रख देंगे, तो द फाइबर्स सेपरेटेड आउट। उसके बाद क्या होता है, फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं उसमें से। अब यहाँ पे क्या है, पहेली वांट्स टू नो दैट, क्या जानना चाह रहा है पहेली वांट्स टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि कॉटन और जो दोनों सिल्क व थ्रेड होते हैं वो दोनों एक ही तरीके से बुने जाते हैं। तो इसका आंसर है नो। जो कॉटन थ्रेड होते हैं ना बच्चों, वो बहुत मजबूत होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कपड़ा बुनने के लिए क्या करते हैं कि कॉटन फाइबर्स को ज्वाइन कर लिया जाता है, आपस में जोड़ लिया जाता है और उन्हें ट्विस्ट करके और कॉटन का फाइबर बना दिया जाता है। ठीक है, और उससे फिर आगे चल के दूसरे प्रोसीजर से पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है। जबकि जो सिल्क फाइबर होता है ना, वो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कोकून्स हैं उनसे, और एकदम डेलिकेट सा धागा होता है। तो बच्चों उसको क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे थ्रेड मिल पाते हैं उससे और एकदम फ्रेजाइल से। तो उसका क्या होगा, यदि इतना सॉफ्ट डेलिकेट सा पीस होगा ना, इसलिए उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में रेयॉन को मिला दिया जाता है, जिससे कि वो थोड़ा मजबूत धागे में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा था कि दोनों का सेम मैनर्स है,
सेम मैनर है कपड़े बुनने का और स्पन करने का, तो इसका आंसर है नहीं, दोनों का नो, अलग अलग दोनों तरीके से बुने जाते हैं कपड़े, दोनों का अलग अलग मैनर होता है, क्योंकि दोनों के थ्रेड की लंबाई, दोनों के थ्रेड के साइज में और उनकी जो मजबूताई, स्ट्रॉन्ग कितना है या थ्रेड कैसा है, उसमें डिफरेंस होता है। तो क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब क्या कह रहे हैं बच्चों की जो प्रोसेस होता है जिससे कि टेकिंग आउट थ्रेड्स, मतलब कोकून से थ्रेड को कैसे बाहर निकाला जाता है फॉर यूज सिल्क बनाने के यूज में, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, उसको रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। कौन से प्रोसीजर को? सिर्फ कोकून से धागा निकाल के और उसका सिल्क बनाने के लिए जो यूज होता है वो रीलिंग द सिल्क कहलाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, ठीक है, ये जो प्रोसीजर होता है वो स्पेशल मशीन्स में किया जाता है, विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स, ठीक है, उनसे क्या होता है, कोकून से उन जो उसके उस मशीनों में क्या होगा, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, जहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो थ्रेड्स या फाइबर्स होते हैं ना सिल्क के, वो कोकून से निकाल लिए जाते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, उसके बाद जो फाइबर मिल जाता है उस फाइबर को स्पन करके, बुन करके सिल्क थ्रेड्स को बनाया जाता है, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, उसके बाद उसको जो कपड़े की बुनाई करने वाले होते हैं वो उन थ्रेड से सिल्क क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, ये लेसन कंप्लीट होता है। यदि आपको ठीक लगता है थोड़ा बहुत भी मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।